Hello students, I am Sanjeev Sharma, your science teacher. First of all, you tell me how are all of you? I hope you will be good and healthy at your home. Dear students, today I teach you first topic of your lesson 2, which name is nutrition in animals. This topic is informed by the lesson plan of your lesson 2 as I earlier give you. So let's start our first topic, होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्यारे बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हम कुछ प्रीवियस बातों को रिवाइज करते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो भोजन होता है वो बहुत ही जो भोजन होता है वो जो जीवित प्राणी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल थिंग होता है। बहुत ज़्यादा मतलब एसेंशियल थिंग होता है, क्योंकि बिना भोजन के वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है। और मैंने ये बताया था कि जो भोजन होता है वो क्या कर देता है, वो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इन जीवित प्राणियों को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो सारे काम अपने कर सकें। ठीक है। अच्छा, केवल पौधे ही ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे प्राणी होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है। और जो दूसरे जानवर होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करने के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कहने का मतलब है कि जो केवल पौधे ही ऐसे जानवर होते हैं, पौधे ही ऐसे प्राणी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि प्रत्येक प्राणी जो होता है अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों पर डिपेंड होता है। ठीक है। और वो सीधे न सीधे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पौधों पर निर्भर करता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए शेर है, शेर ने बकरी को खाया। ठीक है। तो अब उसने तो बकरी को खाया, लेकिन बकरी में जो एनर्जी वो कहाँ से आई, क्योंकि वो घास खा रही है, उसे जो एनर्जी मिल रही है वो घास से मिल रही है। तो जो शेर ने वास्तव में तो बकरी को खाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पौधे पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर बकरी पौधे नहीं खाते तो उनको वो एनर्जी कहाँ से मिलती, और जो वो एनर्जी नहीं मिलती तो फिर शेर को वो एनर्जी नहीं मिलती। तो कहने का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सर्वाइवल के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इससे उनको एनर्जी मिलती है। और पौधे ही ऐसे प्राणी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जबकि जो जानवर होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं सीधे या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जो है पौधों पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो जानवर अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और वो दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं या पौधों पर निर्भर करते हैं, तो उनको हम हेट्रोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है। या हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है। और जो भोजन बना लेते हैं उनको हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से हमने देखा जो न्यूट्रिशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ये देखा जाता है कि ये जो ऑटोट्रोप्स होते हैं और हेट्रोट्रोप्स होते हैं ये अपना भोजन लेते कैसे हैं। जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उस भोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं, लेते हैं। जबकि जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं वो अपना भोजन जो है वो अलग अलग मेथड से लेते हैं। जैसे कि आपका सेप्रोफाइट्स यानी मृतजीवी। ठीक है। ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है। जो आपके पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरे जीवों पर रह के अपना भोजन लेते हैं। ठीक है। और लास्ट में आता है होलोजोइक, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो होलोजोइक होते हैं, जिनको हेट्रोट्रोप्स कहते हैं, वो अपना भोजन जो है लिक्विड या सॉलिड के फॉर्म, लिक्विड या फिर सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर के रूप में कंज्यूम करते हैं। उसी के बारे में
और जो जिससे इनका ये जो सॉलिड या लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर के रूप में अपना भोजन कंज्यूम करते हैं, इसी को क्या इससे जो उनका पोषण होता है उसी को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात आप समझ गए कि इस एक पढ़ाने से पहले आपको मेन टॉपिक पे आने के पहले जो बातें समझनी ज़रूरी होती है वो सारी बातें थी। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या था? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था हिंदी में पूर्ण भोजी पोषण कहा जाता है। ठीक है ना, पोषण तो आप न्यूट्रिशन तो समझ गए ना, पोषण क्या होता है? पोषण मतलब जिन चीज़ों को लेने से हमारे शरीर का विकास होता है, ठीक है, जिससे हमें न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं, हमारे बॉडी ग्रोथ करता है, उस पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए यहाँ पे पैराग्राफ में बताया गया है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म consume solid or liquid organic matter and digest, absorb and assimilation it, the mode of nutrition is known as holozoic nutrition। यानी जब कोई प्राणी ऑर्गेनिक मैटर को यानी कार्बनिक पदार्थों को, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड के रूप में, कार्बनिक पदार्थ जानते हो ना, जो पदार्थ कार्बन से बने होते हैं, ठीक है, और जितनी भी खाने वाली चीज़ें होती हैं वो कार्बन से बनी होती हैं, क्योंकि भाई पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कार्बन तो हो गई। तो जब कोई प्राणी ऑर्गेनिक मैटर को यानी कार्बनिक पदार्थ को, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो, कंज्यूम करता है, उसको लेता है और उसका डाइजेशन करता है, उसका पाचन करता है, उसको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करता है और शोषण करता है, और साथ में उसका एसिमिलेशन करता है यानी उसका आत्मसात करता है, और शोषण करने के बाद जो एनर्जी मिलती है उसको यूज़ करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन का ये जो पोषण का ये जो मोड है, ये तरीका है, इसी को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। आई होप आप होलोजोइक न्यूट्रिशन समझ गए होंगे कि जब कोई प्राणी ऑर्गेनिक मैटर को, कार्बनिक पदार्थ को सॉलिड लिक्विड के रूप में कंज्यूम करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसका एसिमिलेशन करता है, तो उससे उसके बॉडी को पोषण होता है, और ये जो पोषण करने का मोड होता है, तरीका होता है, इसी को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो कैन बी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। वो शाकाहारी भी हो सकते हैं, वो मांसाहारी भी हो सकते हैं, और वो सर्वाहारी भी हो सकते हैं। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, जो केवल पेड़ पौधे शाक खाते, पेड़ पौधे के पार्ट खाते हैं, उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। कार्निवोरस जो केवल मांस खाते हैं उनको कार्निवोरस, और जो सब कुछ खाते हैं उनको सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस कहते हैं। तो होलोजोइक हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, और ओमनीवोरस भी हो सकते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस में भी फ्रूगीवोरस, ठीक है, जो हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी प्राणी होते हैं, वो फ्रूगीवोरस यानी फलाहारी यानी फलों पर डिपेंड रहने वाले होते हैं। जैसे कि आपने बंदरों को देखा होगा, वो फल ज़्यादा खाते हैं पेड़ों के, ठीक है, और ज़्यादातर वो जो बंदर होते हैं वो फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस फ्रूगीवोरस भी हो सकते हैं, और साथ साथ में फ्लूड फीडर भी हो सकते हैं, यानी रस को चूसने वाले भी हो सकते हैं। जैसे मधुमक्खी देखा होगा आपने, तितली देखा है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये चीज़ फूलों के रस से मतलब अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, ठीक है, और से अपना पोषण करते हैं। तो हर्बीवोरस जो होते हैं वो फ्रूगीवोरस भी हो सकते हैं, और फ्लूड फीडर भी हो सकते हैं। मैंने इनके फ्रूगीवोरस और फ्लूड फीडर के एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। ठीक है, अब आता है कार्निवोरस। तो कार्निवोरस में हम किसको रखते हैं? कार्निवोरस में हम लोग इंसेक्टिवोरस और पिसीवोरस को रखते हैं, और साथ साथ में हम सैंग्यूविनिवोरस को भी रखते हैं, यानी इंसेक्ट ईटर को, फिश ईटर को, और ब्लड शकर को, यानी कीड़े खाने वाले, मछली खाने वाले और खून को चूसने वाले प्राणी को भी रखते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि जो एक एनिमल्स होते हैं वो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं।
जिन हार्बीवोरस में हम लोगों ने फ्रूगीवोरस और फ्रूट फीडर को रखा, कार्निवोरस में हम लोगों ने इंसेक्टिवोरस, पिसीवोरस और सेंगुनिवोरस को रखा। ठीक है, तो इस तरह से हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में और कौन कौन होलोजोइक होते हैं उनके बारे में, होलोजोइक एनिमल्स होते हैं उनके बारे में आपको बताया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप पर। ठीक है, ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये बेसिकली जो है वो 5 स्टेप में पूरा होता है। कितने स्टेप में पूरा होता है? 5 स्टेप में। कौन कौन से? इंगेशन पहला स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है हमारा डाइजेशन, तीसरा स्टेप होता है हमारा एब्जॉर्प्शन और चौथा स्टेप होता है हमारा एसिमिलेशन और पांचवा स्टेप होता है हमारा इगेशन। ठीक है, तो अभी हम पहला स्टेप इंगेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंगेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंगेशन। ठीक है, द मोड ऑफ फीडिंग कैन बी शकिंग, swallowing, chewing एंड स्क्रैपिंग एसेट्रा। यानी इंगेशन पहला स्टेप होता है। यानी पहला स्टेप क्या होता है? इंगेशन होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड यानी भोजन को लेना, जो भोजन को हम किस तरीके से लेते हैं वो जो प्रक्रिया होती है उसी को हम इंगेशन कहा जाता है। अब भोजन को लेने के बहुत सारे मोड हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हम चूस करके भोजन ले सकते हैं, हम निगल कर भोजन को अपने बॉडी में ले सकते हैं, हम चबा के उसको ले सकते हैं या फिर इसको स्क्रैप करके छील कर भी ले सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे सकिंग में आप एग्जांपल ले लो, जैसे बटरफ्लाई देखा होगा आपने, मधुमक्खी देखी है, हम्बिंग बर्ड देखा है। ये क्या करते हैं? फूलों के जो नेक्टर होता है, उसके रस होता है, उसको सक करते हैं। इसी तरह आपने ह्यूमन बेबीज़ देखे होंगे, जो मनुष्य के बच्चे होते हैं या जानवरों के बच्चे होते हैं, वो अपने माँ के दूध को चूस कर पीते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? भोजन को लेने का एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है? स्वॉलोइंग। यानी जैसे आपने सांप को देखा है, वो क्या करता है? अपने उसके दांत नहीं होते, चबा चबा के नहीं खाता है, वो क्या करता है? जानवर को अपने शिकार को मारने के बाद उसको पूरा निगल जाता है और पेट में जाके उसका वो डाइजेस्ट हो जाता है। तीसरा होता है फिल्टरिंग। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय प्राणी होते हैं, जो जल में रहते हैं, वो क्या करते हैं? फूड पार्टिकल को फिल्टर करके जो पानी में तैरता रहता है उससे जो है अपना भोजन, अपना पोषण मतलब वो अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, एक तरीका और होता है चिविंग का। तो जैसे आपके पशु हो गए, आपके कार्निवोरस हो गए, मनुष्य हो गए, ये क्या करते हैं? अपने भोजन को चबा चबा कर पहले खूब अच्छे से चबाते हैं, उसके बाद निगलते हैं। तो ये जो चारों तरीके हैं, वो चारों तरीके क्या करते हैं? इंगेशन के अंदर आते हैं, जो भोजन लेने का तरीका बताते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहला स्टेप होता है इंगेशन, जिसमें हम भोजन को क्या करते हैं? जो लेने की प्रक्रिया होती है, कैसे लिया जाता है भोजन अपने बॉडी में, ठीक है, उसको हम रखते हैं। आइए चलते हैं हम अपने होलोजोइक न्यूट्रिशन के दूसरे स्टेप डाइजेशन पे। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है? अब आपने भोजन तो ले लिया, इंगेज कर लिया यानी इनटेक कर लिया। ठीक है, इंगेशन का प्रोसेस हो गया। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है? डाइजेशन का। डाइजेशन में क्या होता है? जब हमने जो भोजन लिया है, हमारे दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आपने लिया है, ठीक है, वो क्या होगा? वो हमारे पेट में जाएगा। ठीक है, स्टोमच में जाएगा। ठीक है, और वहाँ चूँकि भोजन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, तो वो वहाँ जा कर के क्या होगा? सिंपलर मटेरियल में चेंज हो जाएगा। सिंपलर मटेरियल का मतलब जो हमारा भोजन होता है वो उसमें क्या होता है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब होता है। तो वो वहाँ जाकर जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो है जिन जिन चीज़ों से बने होते हैं उन सब चीज़ों में टूट जाएंगे। ठीक है, और इसी टूटने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल होने के प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। तो डाइजेशन में क्या बताया गया है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी डाइजेस्टिव जूसेस यानी पाचन रस जो हमारे स्टोमच में गिरता है, डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, उन डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, ठीक है, वो सिंपलर में
वन में बदल जाते हैं, सिंपलर फॉर्म में बदल जाते हैं। ठीक है, इसी को डाइजेशन कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे स्टेप एब्सॉर्प्शन पे। ठीक है, क्या होता है एब्सॉर्प्शन? ठीक है, आफ्टर डाइजेशन द फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म सो दैट इट कैन बी अब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब आपने भोजन ले लिया, उसके बाद उसका डाइजेशन हो गया, उससे जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल था, न्यूट्रिएंट कॉम्प्लेक्स पार्टिकल थे वो सिंपल में बदल गए। अब क्या होगा, हमारे बॉडी उसको क्या करेगा, हमारा बॉडी या जानवरों का बॉडी, जिसका भी बॉडी हो, ठीक है, वो जो न्यूट्रिएंट्स टूटे हैं अलग अलग भागों में, उसके टूटने से क्या पैदा हुआ, एनर्जी पैदा हुई है। ठीक है, और उस एनर्जी को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, मनुष्य के बॉडी में क्या होता है, हमारे पेट में भोजन जाता है, भोजन जाने के बाद वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ट्यूब होती है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और उसी ब्लड वेसल्स में ब्लड बहता रहता है। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उस ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में वो जो है वो एनर्जी जो भोजन से निकली है वो पहुंच जाती है। ठीक है, तो एब्सॉर्प्शन क्या है, अवशोषण, यानी जो भोजन के टूटने से जो एनर्जी पैदा होती है उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी के अलग अलग भागों में ट्रांसपोर्ट करने का जो मेथड होता है उसी को एब्सॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगला स्टेप हमारे होलोजोनिक न्यूट्रिशन का क्या है, एसिमिलेशन। ठीक है, ये क्या होता है, अब आप ब्लड के अलग अलग भागों तक तो पहुंच गया, ब्लड के द्वारा शरीर के अलग अलग भागों में, चाहे जानवर का शरीर, चाहे मनुष्य का शरीर हो, किसी भी प्राणी का शरीर हो, जो मैंने आपको बताया था होलोजोनिक में। ठीक है, उनके अलग अलग पार्ट्स में तो पहुंच गया। अब उस पार्ट्स में पहुंचने के बाद उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना, उसको उपयोग करना एनर्जी के रूप में। ठीक है, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो। ठीक है, अलग अलग कामों में उसको यूज़ करना, इसी को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन, यानी आत्मसात करना कहलाता है। तो वो प्रक्रिया जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है अब्जॉर्ब किए जाते हैं, जो एब्जॉर्बेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए, चाहे ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। आई होप आपको एसिमिलेशन वाला स्टेप समझ में आया होगा। अब आखिरी और पांचवा स्टेप है इगेशन। इगेशन क्या होता है, द रेसिडुअल फूड मटेरियल दैट इज लेफ्ट आफ्टर डाइजेशन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इगेशन। ठीक है, अब आपने भोजन ले लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, उसको आत्मसात कर लिया, उपयोग कर लिया। उपयोग करने के बाद क्या होगा, हमारे बॉडी में कुछ भोजन का पार्ट क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और कुछ भोजन का पार्ट क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, यानी रेसिडुअल फूड मटेरियल होते हैं, उसको डाइजेशन के बाद हमारा बॉडी क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है, चाहे वो फेसेस के रूप में, मल के रूप में हो। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है रेसिडुअल फूड मटेरियल को एलिमिनेट करने का बॉडी से, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, इगेशन कहा जाता है। तो इस तरह से आपके होलोजोनिक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में पूरे हुए। ठीक है, जिसमें पहला स्टेप हम लोगों ने इगेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इगेशन पढ़ा है। आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया होगा कि होलोजोनिक एनिमल्स कौन होते हैं, होलोजोनिक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोनिक न्यूट्रिशन कितने स्टेप में पूरे होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, हर स्टेप में क्या काम होता है, इन सब के बारे में आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप लोग इसको अपने बुक से रिवाइज़ कीजिएगा। ठीक है, और अगर किसी भी तरह की समस्या होती है या आपको कोई इसमें पॉइंट समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्लासरूम के उसमें कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में अपना अगला टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा की डिस्कशन करेंगे। ओके।
हैव अ गुड डे।